तो इस वीडियो के अंदर हम अगला चैप्टर जो है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का सिटीजनशिप इन इंडिया, ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी सीएससी सीआईएसएफ ईपीएफओ और सीएपीएफ वगैरह के एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करे बिना अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि हमारी ये सीरीज चल रही है पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको पॉलिटी पीवाईक्यू वाली प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आप जाके लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके से सारे लाइन से आपको सीरीज़ में वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी और सब्जेक्ट्स की भी है, साइंस ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी है वहाँ पे है, तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन पूछा है सीडीएस 1 2023 का। देखो क्या कह रहा है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो ये जो डेट है ये प्रॉपर लक्ष्मीकांत के अंदर आपको मिली हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भारत से क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, 26 जनवरी 1950। यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन में देखोगे तो द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप following the adoption of the constitution. Now, the Constitution of India came into force on 26 November 1950. The act governs the acquisition and determination of citizens on or after this date. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था उस डेट से ही वाटरशेड डेट है, उसके बाद ही जो सिटीजनशिप है वहाँ से यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सीडीएस 2 2020 का है। क्या कह रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पार्ट बी, पार्ट 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पार्ट 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये पूछा गया था सीडीएस 2 2020 के अंदर। सिटीजनशिप एक्ट जो है हमारा, ये देखो फॉल करता है पार्ट 2 के अंदर, भारत संविधान के अंदर, और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में ये डील करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सीडीएस 1 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, वॉज एंटर्ड इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू एन अमेंडमेंट इन द ईयर व्हाट। तो इन द ईयर 2003। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो सोल्यूशन में, द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इन अगस्त 2005। ठीक है, हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ ओसीआई वॉज डिसाइडेड अपॉन एंड द कैटेगरी वॉज एंटर्ड इनटू द एक्ट थ्रू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, तो यहाँ पे 2003 का जो है वो चीज़ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे और पढ़ सकते हो। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है, ये जो है इज़ नॉट टू बी मिसकंस्ट्रक्टेड एज डुअल सिटीजनशिप। ओसीआई डज नॉट कन्फर पॉलिटिकल राइट। रजिस्टर ओसीआई shall not be entitled to rights under Article 16 with regard to the equality of opportunity in matter of public employment। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज है यहाँ पे। आगे बात करते हैं सीडीएस 2 2016 के अंदर बोला है, a citizen of India will lose his or her citizenship if he or she renounces Indian citizenship। दूसरा कह रहा है voluntarily acquires the citizenship of another country, और तीसरा कह रहा है marries a citizen of another country, और चौथा कह रहा है क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो इसमें जो है 2 ऑप्शन सही हैं, स्टार्टिंग है 1 और 2 जो है ये सही है। ठीक है, अगर आप अपनी भारत की नागरिकता छोड़ देते हो उस केस में आप अपनी सिटीजनशिप खो दोगे। दूसरा, अगर आप वॉलंटरली दूसरी कंट्री का जो है सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो, मान लो अमेरिका के बन जाते हो, यू फिर यूके के बन जाते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी इंडियन सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो केसेस में ही आपकी सिटीजनशिप रद्द हो सकती है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, डिटेल में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 मोड ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप है। कैसा, रिनंशिएशन, आपने खुद ही हटा दिया, आपने खुद टर्मिनेट कर दिया, डेप्रीवेशन। ठीक है, मैरिज एंड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट आर नो ग्राउंड्स फॉर लूजिंग सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि आप सरकार की आलोचना कर रहे हो तो आपका नागरिकता ही रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट ट्रू फॉर द कैटेगरी ऑफ ओसीआई इंसर्टेड बाय एन अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया 2003। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट गिव्स डुअल सिटीजनशिप टू PIOs who are citizen of another country। दूसरा कह रहा है it gives PIOs who are citizen of another country an OCI card without citizenship। तीसरा कह रहा है it permits the OCIs to vote in general election of India। और चौथा कह रहा है it allows the OCIs to travel to India without a visa। यहाँ पे इसने बोला नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू आपको बताना है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 1 और 3 जो है ये जो है दीज आर नॉट ट्रू। देखो इसने पहला बोला इट गिव्स डुअल सिटीजनशिप टू, डुअल सिटीजनशिप जैसा कॉन्सेप्ट भारत के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वैसे ही गलत हो जाता है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है इट परमिट्स दी OCI टू वोट इन जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पे गलत बात है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पहली स्टेटमेंट देखो क्यों गलत है। OCI जो हमारे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, दे डज नॉट प्रोवाइड डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, सीधी सी बात। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट देखो सही है,
OCI कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है हु आर सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, ऑफरिंग वीज़ा फ्री ट्रैवल बट नॉट इंडियन सिटीजनशिप। तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, देखो OCI कार्ड होल्डर कैन नॉट वोट इन इंडियन इलेक्शंस, वोटिंग राइट आर रिजर्व फॉर इंडियन सिटीजन्स ओनली, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत के अंदर। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है CDS 2015 का, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सिटीजनशिप प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज या आर करेक्ट। देखो इसमें पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और डीम टू बी अ सिटीजन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ़ ही और शी हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन कंट्री। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अगर आपने वॉलंटरली दूसरी देश की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली है, चाहे आप मान लो अमेरिका के सिटीजन बन गए, जापान के बन गए, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो भारत की नागरिकता है वो रद्द हो जाएगी। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सिटीजन। बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, इसलिए ऑप्शन नंबर C जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैज़ नॉट बीन मेड टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया बाय अमेंडमेंट इन 2015। ये बोला है CDS 2015 के अंदर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर B है, द नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है, ये जो है दैट इज़ नॉट करेक्ट, और इसने नॉट करेक्ट ही पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर B जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऊपर हमने पढ़ा भी था, देखो 2015 का जो अमेंडमेंट है उसमें देखो क्या लिखा है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आर नाउ कॉल्ड OCI कार्ड होल्डर, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIOs वर प्लेस्ड एट पार विद OCI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर एंटाइटल्ड टू लॉन्ग वीज़ा फैसिलिटीज सेम एज OCI, ठीक है, तो ये आपको लक्ष्मीकांत के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा CDS 1 2014 का, देखो क्या कह रहा है, दैट सिटीजनशिप मीन्स व्हाट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट टू दी सिटीजन। दूसरा कह रहा है कि द राइट टू सफरेज फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट। और तीसरा कह रहा है कि द राइट टू बिकम अ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो D है, ऑल दीज ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सिटीजनशिप के अंदर आपको तीनों सारे ही राइट यहाँ पे रहते हैं। ऑब्वियसली आप भारत के नागरिक हो तो आप यहाँ पे ये अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, ठीक है, कि मैं भारत के नागरिक होने के बाद मेरे पास पॉलिटिकल राइट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्शंस होता है इसके अंदर भी पार्टिसिपेट करने का राइट है, मैं खुद भी चाहे तो MP या फिर MLA बन सकता हूँ अगर मेरे को वोट वगैरह मिल जाए तो, ठीक है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है, लक्ष्मीकांत के अंदर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है CDS 1 2010 का, कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन सिटीजनशिप बी प्रोवाइडेड इन इंडिया। किन आधार पर भारत में नागरिकता को मिल सकती है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वन शुड बी बॉर्न इन इंडिया, आप इंडिया में पैदा हो जाओ। दूसरा कह रहा है ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, या तो आपके माता या फिर पिता भारत के नागरिक हो तो उस केस में मिल सकती है। तीसरा कह रहा है हु हैज़ बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, कि आप 5 साल या फिर उससे ज़्यादा के रेजिडेंट रहे हो। तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, तीनों स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन टू एवरी पर्सन हु हैज his domicile in the territory of India and who was born in the territory of India, either of his whose parents were born in the territory of India, who has been ordinary resident in India for no less than 5 years immediately preceding the commencement of the constitution, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो CDS 2 2009 के अंदर पूछा है इसने, कह रहा है कि अ पर्सन बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1951 इन रंगून whose father was a citizen of India by birth at the time of his birth is deemed to be an Indian citizen by descent। दूसरा कह रहा है अ पर्सन बॉर्न ऑन जुलाई 1 1988 इन ईटानगर हुज मदर इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ बट द फादर वाज नॉट इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। इस केस में दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर C है। दोनों ही केस में जो है ये भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन अगर आप देखोगे, सिटीजनशिप बाय डिसेंट अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया बिटवीन 26 जनवरी 1950 एंड December 10 1992 मस्ट हैव हैड अ फादर हु वाज इंडियन सिटीजन एट बर्थ, ठीक है, या उनके पिता जो है वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो द पर्सन इन स्टेटमेंट 1 वॉज बॉर्न इन रंगून आउटसाइड इंडिया इन 1951 विद एन इंडियन सिटीजन फादर। उसके जो पिता थे वो इंडियन थे, ठीक है, भले ही वो रंगून में पैदा हुआ जो कि भारत के बाहर है, ठीक है। तो इसलिए जो है सिटीजनशिप यहाँ पे अप्लाई होगी और वो सिटीजन रहेगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन जो इसने कहा था सिटीजनशिप बाय बर्थ, द चाइल्ड बॉर्न ऑन और आफ्टर जुलाई 1 1987 but before the commencement of Citizenship Amendment Act 2003 are Indian citizen if either parents is a citizen at the time of birth। यानी कि या तो माता या फिर पिता जो है वो बाय बर्थ सिटीजन रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका बच्चा जो है वो भी सिटीजन हो जाएगा, ठीक है। द पर्सन इन स्टेटमेंट 2 was born in ईटानगर inside India in 1988 with citizen mother
जो है वो भारत की नागरिकता थी, ठीक है, इसलिए सिटीजनशिप उन्हें मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको लक्ष्मीकांत के अंदर थोड़ा डिटेल में आप पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे यूपीएससी ने थोड़ा खेला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2008। इसमें कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप्स आर मेंशन। भारत के कौन से पार्ट में सिटीजनशिप की डिटेल्स मेंशन है, तो पार्ट 2 में मेंशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। पार्ट 1 में देखो यूनियन टेरिटरी है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, उसके बाद पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डीपीएसपी है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। तो ये सब बेसिक है, थोड़ा बहुत भी आपने प्रिपेयर किया होगा तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन CISF 2017 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजन अंडर दी सिटीजनशिप एक्ट 1951। इनमें से कौन सा जो है वो सही माध्यम नहीं है भारत की नागरिकता पाने का, तो ऑप्शन नंबर डी ओवरसीज सिटीजनशिप या फिर डुअल सिटीजनशिप। जैसे मैंने आपको बताया था भारत में डुअल सिटीजनशिप जैसी चीज़ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, इन इंडिया ऑल पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप रेस्ट विद दी, तो पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चलती है, इसलिए पार्लियामेंट हमारा यहाँ पे सुप्रीम रहता है। तो EPFO 2018 के अंदर आया था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। द पावर रिलेटिंग टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया आर वेस्टेड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। CSE 2021 के अंदर पूछा है, कह रहा है कि देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, भारत के अंदर एक ही सिटीजनशिप आपकी रह सकती है। दूसरा कह रहा है अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बी द हेड ऑफ स्टेट। तीसरा कह रहा है अ फॉरनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। फॉरनर को एक बार सिटीजनशिप मिल गई तो हो सकता है कि उसकी सिटीजनशिप छिन भी जाए, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, ठीक है। पहली स्टेटमेंट देखो करेक्ट क्यों है, इंडिया फॉलोज सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलती है भैया, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप डुअल सिटीजनशिप लेके आप अपना काम कर सकते हो। दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मैंडेट दैट द प्रेसिडेंट मस्ट बी अ सिटीजन बाय बर्थ, ठीक है। अ पर्सन हु बिकम्स अ सिटीजन थ्रू न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल्सो एलिजिबल टू बिकम प्रेसिडेंट एज लॉन्ग एज दे मीट द अदर क्राइटेरिया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये बोला था कि अ सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बी द हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि मान लो अगर आपको किसी भी तरह से सिटीजनशिप मिल गई ना तो आप जाके प्रेसिडेंट बन सकते हो, ऐसा नहीं कि आप भारत के अंदर पैदा ही हुए हो। तो उसने यही बोला है, या तो आपके माता या फिर पिता भी पैदा हुए हैं और उनके थ्रू आपको सिटीजनशिप मिली है तो भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, बशर्ते जो बाकी एलिजिबल क्राइटेरिया है प्रेसिडेंट बनने का वो आप पूरा करते हो। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द सिटीजनशिप एक्ट 1955 अलाउज फॉर द रिवोकेशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस सच एज फ्रॉड एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है किसी फॉरेनर ने आके भारत की नागरिकता ले ली फिर तो वो उसकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती, बिल्कुल छीनी जा सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 UPSC CSE 2005 का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर्टिकल 371A। अब दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था मैंने कि ये जो आर्टिकल 371 है ना, इसमें ABCDF करके हैं, उस पर हमेशा MCQs बनते हैं, ठीक है। तो उसको मेक श्योर करना कि आप कर लें, लक्ष्मीकांत के अंदर दे रखा है। खैर इसमें बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 371A टू आर्टिकल 371I वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट द रीजनल डिमांड ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये A से I तक आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम का कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है, गोवा का कौन सा है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, इसको आप कर लेना। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एनविसेज अ डुअल पॉलिसी यूनियन एंड स्टेट बट अ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तीसरा कह रहा है न्यूट्रलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल 371A टू I जो है डू प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन टू वेरियस स्टेट्स एड्रेसिंग स्पेसिफिक रीजनल नीड्स। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है, बोथ कॉन्स्टिट्यूशंस इस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम बट द US हैज़ डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। US के पास क्या है, डुअल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, लेकिन इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों थी, क्योंकि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है ये रिवोकेशन ऑफ सिटीजनशिप अलाउ करता है। आगे बात करते हैं, CSE 2021 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, पहले बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद कह रहा है कि अ सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ये हमने ऊपर भी किया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर A है, ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों इस चैप्टर का, CDS 2 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैव बीन एग्जम्प्टेड
फ्रॉम द परव्यू ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 2019, ठीक है। एग्जेम्प्टेड मतलब इनमें से कौन से एरियाज़ को छोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, 6 शेड्यूल जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 exempts certain tribal areas in Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura that are included in the 6th schedule for its purview. The 6th schedule areas contain autonomous tribal district council and are specifically protected to preserve the demographic and cultural character of tribal communities in the northeastern states, ठीक है। तो 6th schedule जो है उसमें जो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है ये एग्जाम्प्ट है, यानी कि इनमें ये चीज़ लागू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सिटीजनशिप वाला जो चैप्टर है इसके भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वहाँ से जो है फटाफट पॉलिटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अब जो अगली वीडियो होने वाली है वो फंडामेंटल राइट्स पे होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।